हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं और साथ के साथ आपके परिवार वाले भी बहुत अच्छे हैं एंड बहुत ही अच्छे से यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम एंड फॉर दिस अमेजिंग अमेजिंग एग्जाम यूपीएससी ईपीएफओ। ऑलराइट, और ये हमारी सीरीज चल रही थी एंड वील बी कंटिन्यूइंग दिस एंड टॉकिंग अबाउट डिस्कसिंग अबाउट द इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ गैप। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लासेस तक हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए थे? वी कंप्लीटेड 204 क्वेश्चंस। ऑलराइट, और चलिए आगे से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 205 ऑन योर स्क्रीन। ब्रांच अकाउंट अंडर डेटर्स सिस्टम इज, आपको बताना है कि इज इट अ रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और अ लायबिलिटी अकाउंट। ऑलराइट, गिव अ ट्राई। ब्रांच अकाउंट क्या होता है डेटर सिस्टम के अंडर? आई होप आपने इसका गैस कर लिया होगा एंड नाउ विल बी मूविंग ऑन टू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका आंसर है सी, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट, आपको ना आपके दिमाग में जब नॉमिनल अकाउंट आए तो फर्स्ट थिंग दैट शुड कम टू योर माइंड इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और राइट, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारे पास क्या क्या होता है? एक्सपेंसेस होते हैं और इनकम्स होती है। और राइट, सो आपका जो ब्रांच अकाउंट है ये भी किस दो चीज़ों के बारे में बात करता है? एक तो आपके एक्सपेंसेस एंड द सेकेंड वन इज इनकम्स, and henceforth it is a nominal account. All right, so let's go on to another question. 206, what is customer value? अब ना आपने यहाँ पे खुद को एज अ कस्टमर, यू हैव टू अज्यूम योर सेल्फ एज अ कस्टमर यर एंड देन सॉल्व द आंसर। व्हाट इज कस्टमर वैल्यू? ये चार ऑप्शंस हैं। Is it ratio between customers' perceived benefits and the resources used to obtain these benefits? B. Excess or satisfaction over expectation. C. Post-purchase dissonance. D. None of the above. ध्यान से सोचो, लॉजिक लगाओ, इसका आंसर बताओ फिर क्या है, जल्दी। Okay, I think we are good to go to discuss the answer of this question and it is A. कस्टमर के वैल्यू, आप कभी किसी शॉप में जाते हैं ना, देखो आप जैसे कोई भी एक प्रोडक्ट ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने फोन लेना है कोई, ठीक है, यू हैव टू परचेज अ फोन। अब ना आपको पता है ये फोन ना आपके बहुत काम आने वाला है, मतलब आपको इसकी बहुत जरूरत थी। सोच लेते हैं, वैसे तो हम अपनी ये वैल्यू को कितनी जरूरत है इसको मॉनेटरी टर्म्स में वी कैन नॉट डिफाइन इट। ये जो बेनिफिट मिलता है मुझे इस फोन से, है ना, हम ये तो नहीं कह सकते ना कि मुझे मेरे फोन से 2 लाख का बेनिफिट मिला। वी कैनॉट से दिस, राइट? चलो मान लेते हैं कि इस फोन से मुझे ना बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। फॉर एग्जाम्पल कितना ले, चलो 50,000 ले लेते हैं, ठीक है। ये ना वैसे मॉनेटरी टर्म्स में अगेन बोल रही हूँ, इसको मेजर नहीं कर सकते, बट फिर भी आपको एक एग्जाम्पल के तौर में समझाने के लिए आई एम डूइंग दिस। इस फोन की कीमत कितनी थी बच्चों? ये 20,000 का फोन था। ये 30,000 का डिफरेंस देख रहे हैं आप? ये क्या है? ये आपकी वैल्यू है, जो आपको वैल्यू मिली है इस फोन से। इट इज द रेशो बिटवीन कस्टमर्स परसीव्ड बेनिफिट्स, ये 50,000, एंड द रिसोर्सेज यूज टू obtain दिस बेनिफिट्स। आपने क्या रिसोर्सेज लगाए हैं? अपना पैसा लगाया, कितना लगाया? 20,000। तो ये जो है ना 5:2, दिस इज योर कस्टमर वैल्यू। मतलब 5 की वैल्यू, 5 का बेनिफिट मिला है 2 रिसोर्सेज को लगा के, ठीक है। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। चलो नेक्स्ट करते हैं। 207, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाइएस्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल? अब यहाँ पे आपको इन डेप्थ एनालिसिस करना है, ध्यान से सोचना है, ये बहुत आसान क्वेश्चन नहीं है। इज इट लोन्स, इक्विटी शेयर्स, बॉन्ड्स की प्रेफरेंस शेयर्स? हाईएस्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल किसकी होती है? चलो आंसर डिस्कस कर लेते हैं इस क्वेश्चन का। उम्मीद कर रही हूँ आप में से काफियों ने ठीक जवाब दिया होगा, बट अगर नहीं भी हुआ ना ठीक, यू नीड नॉट टू वरी। आंसर इज बी, इक्विटी शेयर्स। अब आप सोच रहे होंगे कि देखो, जो हम लोन्स लेते हैं, लोन पे तो हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है बैंक को, नहीं हो तो फिर ऐसे बहुत परेशानी हो जाती है। हाँ बिल्कुल, बात ठीक है।
मैंने कब डिनाई किया? बॉन्ड्स का भी है, प्रेफरेंस शेयर्स में भी आप सोचते हैं कि इक्विटी को तो लास्ट में अगर प्रॉफिट हो ना तब डिविडेंड मिल जाता है, और प्रेफरेंस शेयर्स को तो भी इक्विटी से पहले मिलता है, तो ये तो बेचारे लास्ट के बचे। लेकिन मैम आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि इसकी हाईएस्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल है? अच्छा, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब जानते हैं ना? कॉस्ट ऑफ कैपिटल जैसे ना, एज एक बिजनेस है आपका, और आप बिजनेस में ना क्या मंगवा रहे हैं बच्चों? आपको पैसे रेस करवाने, किसके थ्रू करवा रहे हैं आप? इक्विटी शेयर्स के थ्रू करवा रहे हैं, डिबेंचर्स के थ्रू करवा रहे हैं, वगैरह वगैरह। एज अ बिजनेसमैन, राइट, एज अ बिजनेस, नॉट एज अ बिजनेसमैन बट एज अ बिजनेस, जो लोग इन्वेस्टर्स आपके बिजनेस में पैसा लगाते हैं, आपको उनको रिटर्न भी करना पड़ता है ना कुछ, थोड़े थोड़े इंटरवल पे। वो क्या होता है, या तो इक्विटी शेयर्स में क्या होता है वो डिविडेंड, डिबेंचर्स में क्या होता है वो इंटरेस्ट। तो आपके लिए मतलब एक बिजनेस के लिए ये कॉस्ट कहलाई जाएगी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स, डिबेंचर डिबेंचर होल्डर्स, इनके लिए ना ये तो इनकम है। आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इनके लिए इनकम है। सबसे पहले बात ये यहाँ पे क्लैरिटी लेके आए। अब एक बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहाँ होगी? इक्विटी शेयर्स में। पता है क्यों? देखो, आपको पता है ना कि इक्विटी शेयर्स जो होते हैं, आप उनको बोलते हैं कि प्रॉफिट होगा तभी, उसी केस में हम आपको डिविडेंड देंगे। तो इतना अच्छा है कोई आज के इंसान में, आज के संसार में, कि कोई आपको बोले देखो अगर प्रॉफिट होगा ना तभी मिलेगा, वैसे नहीं मिलेगा। हाँ, बट आप अपना पैसा हमारे पास लगाएं। आप कहेंगे भाई ये तो कोई गारंटी नहीं है, हम ऐसे कैसे पैसा लगा दें? देखो, जब भी आपका कोई प्रॉफिट होगा ना, सारे खर्चे करने के बाद और अगर रिटेन्ड अर्निंग्स रखनी है उसके बाद भी, जितना बचता है, जितना बचता है इनके पास जाता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास। लास्ट में सबको क्लेम कर दिया जितना जितना था। अच्छा, अगर इतना बचा तब भी इनको इतना मिलेगा, अगर इतना बचा तब भी इनको इतना मिलेगा, राइट? इसी वजह से इट दे हैव द हाईएस्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और रिस्क भी बहुत होता है यहाँ पे। ओके, आगे चलो। Proprietors' personal traveling expenses are not charged in business accounts due to materiality, conservatism, entity, or going concern. Four options in front of your eyes. Just click the correct one. ओके, चलो इस क्वेश्चन का आंसर भी चेक कर लेते हैं। कहते हैं जो प्रोप्राइटर के पर्सनल ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है ना, वो कभी भी आप बिजनेस अकाउंट्स में शो नहीं करते। देखो, आप हैं, और आप ही का एक आइडिया था कि हम ना चॉकलेट्स का बिजनेस करेंगे, ठीक है? आपने आइडिया एग्जीक्यूट कर दिया और ये लो चॉकलेट्स, CHOLO, ठीक है? मतलब स्पेलिंग्स देख लेना अपने आप, CHOCOLATES व्हाटएवर। आपने इसका बिजनेस कर दिया स्टार्ट, ठीक है? बिजनेस हो चुका है। अब ना आपके जो, आपने ट्रैवल करना है, फॉर एग्जाम्पल आपको कहीं घूमने का मन है, तो आप ये नहीं करेंगे ये यहाँ पे एज अ बिजनेस के अकाउंट्स में एज अ उसको खर्चा। यू विल नॉट डू दैट। द रीजन बीइंग बिकॉज ऑफ वन प्रिंसिपल। व्हाट इज दैट? इट इज सी, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। ये पता है क्या बोलता है? वापस आओ। एक प्रोप्राइटर और वो उसका बिजनेस, चाहे इसी ने सेटअप किया हो बिजनेस, लेकिन दोनों अलग हैं। इसके पर्सनल खर्चे यहाँ शो नहीं करेंगे, इसकी पर्सनल इनकम्स यहाँ शो नहीं करेंगे। ऑलराइट, आर यू गेटिंग क्लैरिटी क्या बोलना चाह रही हूं मैं? दैट इज वाई द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, ठीक है? इसमें मटीरियलिटी का तो कोई रोल ही नहीं है। कहते हैं कि जो इम्पोर्टेंट, जो मतलब जरूरत है, जो मतलब the things which are important has to be disclosed. No, it is not talking about that. यहाँ पे पर्सनल, देखो पर्सनल की बात हुई है, कंजर्वेटिज्म की तो कोई बात ही नहीं हुई, गोइंग कंसर्न का भी कोई रोल नहीं है। तो वी हैव अ डायरेक्ट स्ट्रेट आंसर विच इज सी, एंटिटी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। कॉपी पेंसिल ले आए अपनी, ठीक है? अगर नहीं है तो, अरविंद कैपिटल इज 5 लाख ऑन दिस डेट, 1 April 2020।
ड्राइंग्स है 25,000, प्रॉफिट है 32,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 5,000, यू नीड टू कैलकुलेट हिज कैपिटल एट 31st March 2021, मतलब 1 साल बाद बताएं उसके कैपिटल में कितना बैलेंस होगा। जल्दी से सॉल्व करो इसको। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। चलें आगे। ये देखो, इस क्वेश्चन का आंसर है डी। बच्चों अगर नहीं हुआ अभी तक प्लीज पॉज कर लो और अपना आंसर कंप्लीट करो, तभी क्रॉस चेक करना, ठीक है। देखो अरविंद की ओपनिंग कैपिटल दे रखी है हमें, कितनी है? 5 लाख। बढ़िया बात है, ठीक है। ड्राइंग्स उसने कितनी करी? 25,000। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ जो ड्राइंग्स होंगी ना अपनी, वो हमेशा माइनस होती हैं आपकी, माइनस ड्राइंग्स। कितनी है? 25,000, राइट। जो आपकी चीजें एड ऑन होनी है, क्या है वो? प्रॉफिट। प्रॉफिट तो आपको मिलेगा ना, ठीक है। प्रॉफिट कितना है? 32,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपने कैपिटल लगाई है कहीं और उस पे आपको हर वर्ष कुछ ना कुछ इंटरेस्ट आता है, तो वो भी आपके लिए पॉजिटिव चीज है, प्लस में आएगा। वो कितना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 5,000, ठीक है। अगर हम इन सारी कैलकुलेशंस को करेंगे, देखो इजी वे में, 32 प्लस 5 37, 37 माइनस 25 हाउ मच? 12,000। तो 12,000 प्लस 5 लाख हाउ मच? 5 लाख। 12,000 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप क्लियर है आपको, ठीक है। आगे चलो। 210th question, guys. If cash sales are made, then sales is posted at dash side of cash account. जर्नल एंट्री याद करो। कैश सेल्स हुई है, सेल्स कहाँ पोस्ट करोगे आप? कौन सी साइड पे? कैश अकाउंट की। सोचिए। चलो क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। ये देखो, इसका आंसर है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर है ए। मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, ये नहीं भगा रही हूं मैं, नो इट्स नॉट लाइक दैट। देखो कैश सेल्स की एंट्री क्या होती है? सबसे पहले आपने ना कोई एक सामान है वो कैश में बेचा है, ठीक है, आपके जो गुड्स हैं कैश में बेचे हैं, तो आपके पास क्या आ रहा है? डेबिट व्हाट कम्स इन, व्हाट इज कमिंग इन? कैश। सॉरी, कैश, ऑलराइट। और किसकी वजह से आ रहा है? टू सेल्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या चीज हो रही है? इट इज मेड, देन सेल्स इज पोस्टेड एट। अच्छा सेल्स कहाँ पोस्ट करेंगे? कैश अकाउंट में। अगर ना मैंने कैश अकाउंट बनाया होता तो वो कैसे शो करते हैं हम? देखो मैंने आपको पहले भी बता रखा था, ये जब हमारी कंटेंट की क्लासेस होती थी ना एमसीक्यू से पहले, वहां पे देखो मैंने आपको बताया था, ये होती है हमारी डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में हमेशा क्या वर्ड पहले आता है? बाय, और फिर आगे डेबिट साइड में टू, फिर आगे। मुझे बताएं कैश में ये जो आगे पहले लिखा आ रहा है कहाँ जाएगा? सेल्स किस साइड लिखा जाएगा? तो मुझे बताएं सेल्स किस साइड पोस्ट हुई है कैश अकाउंट में? किस साइड पोस्ट हुई है सेल्स कैश अकाउंट में? डेबिट साइड। इसी वजह से इस क्वेश्चन का आंसर है अपना ए। आया समझ में? आगे चले, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके कैश अकाउंट का आपके सामने एक फॉर्मेट है, इसको भी देख लो। देखो जहाँ कैश आपके पास आ रहा है ना, वो आप डेबिट साइड में लिखेंगे, और जहां से कैश जा रहा है वो आपका क्रेडिट साइड में आ जाएगा। ओपनिंग बैलेंस फिर कैश सेल, अगर मतलब फॉर एग्जांपल अलग अलग टाइम पे हुई है तो हर एक बारी आप अलग अलग ही लिखेंगे। आपने कैश कहाँ से जा रहा है? परचेज कर सकते हो, एडवर्टीजमेंट का कोई खर्चा है, फिर से परचेज करी, किसी को सैलरी दे दी, ड्राइंग्स वगैरह हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे भी कैश जा रहा है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसाइनमेंट अकाउंट इज, अब एक ये क्वेश्चन पूछा था किसी बच्चे ने कमेंट्स में,
तो इसी वजह से क्वेश्चन लाया गया है कंसाइनमेंट अकाउंट क्या होता है, क्या ये रियल अकाउंट है, क्या ये एक नॉमिनल है या पर्सनल है या ट्रेडिंग है। चलो आंसर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन का। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट से मैंने आपको बोला था आपको क्या चीज याद आनी चाहिए, यस, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में भी हमारे पास क्या क्या होता है बच्चों, एक तो एक्सपेंसेस होंगे और दूसरा क्या होगा अपने पास, इनकम्स। ये माइनस नहीं है, ठीक है, एंड इनकम्स है ना, जहाँ ये शो होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस। एंड प्रॉफिट एंड लॉस क्या अपना नेचर है, नॉमिनल। कंसाइनमेंट में भी हम एक्सपेंसेस और उसके साथ साथ इनकम शो करते हैं, राइट, एंड हेंस फोर्थ कंसाइनमेंट अकाउंट भी एक नॉमिनल अकाउंट बन जाता है। ये रियल नहीं है, रियल तो एसेट्स वगैरह से रिलेटेड है, पर्सनल भी नहीं है और ट्रेडिंग तो होते ही नहीं है। तीन तरह के अकाउंट्स होते हैं हमें पता है, रियल, नॉमिनल और पर्सनल। तो ये ऑप्शन तो पहले ही आपने काट देनी है, रियल नहीं है क्योंकि ये यहाँ पे कोई एसेट रिकॉर्ड नहीं करते हैं, पर्सनल भी नहीं है, तो स्ट्रेट अवे आंसर है अपने पास नॉमिनल अकाउंट। अगला क्वेश्चन देखो, लेजर इज प्रिपेयर्ड आफ्टर। लेजर कब प्रिपेयर करते हो आप, जर्नल, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, कब? ओके, इस क्वेश्चन का आंसर देखो बच्चों, आंसर इज ए, जर्नल। मैं ना आपको यहाँ पे स्टेप्स लिखवाना चाहती हूँ, ठीक है, वैसे आपको पता भी होंगे, लेकिन अगर नहीं पता प्लीज इसको लिख लो। हो सकता है ऐसा क्वेश्चन या तो कमिंग क्लासेस में दोबारा रिपीट हो जाए या पेपर में भी आ जाए। तो सबसे पहले क्या बनाते हैं हम, जर्नल। कोई भी एक ट्रांजैक्शन होती है ना, वो कहाँ रिकॉर्ड होती है, जर्नल में, ठीक है बच्चों। जर्नल के बाद हम क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं हम जर्नल के बाद, लेजर। लेजर इज प्रिपेयर्ड आफ्टर जर्नल, तो ऑफ कोर्स जर्नल के बाद होगा लेजर, ठीक है। यहाँ पे याद है ना, बहुत सारे अकाउंट्स बनते हैं लेकिन बहुत इजी होता है ये। अच्छा, लेजर के बाद क्या होता है, जब सारे अकाउंट्स बन गए अब उनके बैलेंस वो भी तो चेक करना है, ट्रायल बैलेंस। आप देखते हैं डेबिट और क्रेडिट मैच कर रही हैं दोनों साइड्स, ठीक है। अगर कोई यहाँ पे दिक्कत आ जाए, नहीं मैच कर रहा, तो आप कौन सा अकाउंट खोलते हैं, सुनो ध्यान से। अगर ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट साइड मैच ना करें, ध्यान से सुनो, तो कौन सा अकाउंट खुलता है, ये अकाउंट आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, द नेम ऑफ दिस अकाउंट, राइट। ट्रायल बैलेंस के बाद, अच्छा वीडियो पॉज करके लिखो जल्दी से, ट्रायल बैलेंस के बाद क्या बनता है, वी मेक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और अंत में बनती है हम सब की फेवरेट, जो मैच हो जाए तो दिल को अलग ही तसल्ली मिलती है, बैलेंस शीट, ठीक है बच्चों। तो ये है आपका सीक्वेंस। तो लेजर किसके बाद बनाया जा रहा है, आपके जर्नल के बाद। अगर पूछा जाए कि ट्रायल बैलेंस के बाद क्या बनता है, तो आप बोलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, राइट। चलो इसको लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 213th, Messrs Abhinav and Brothers Limited account is personal, artificial person account, representative personal account। मैं ना यहाँ पे पर्सनल ये लिखना चाहती हूँ, पर्सनल। लास्ट है नेचुरल पर्सन अकाउंट, कौन सा है? ओके, आई थिंक हमें इस क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करना चाहिए। ये लो, इसका मुझे पता है कईयों ने ए ही टिक किया होगा, पर्सनल अकाउंट। बट पर्सनल में भी हमें पता है हमारे पास डिविजन्स आती हैं। आपको जब एकदम एग्जैक्ट दे रखा है ऑप्शन, देन व्हाई आर यू गोइंग फॉर पर्सनल अकाउंट। आंसर इज आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट। एक कोई भी बिजनेस है आपका, है ना, आपने देखा होगा ना, शॉप्स के बाहर लिखा होता है
शॉप्स या कोई बिजनेस ही ले लेते हैं ना, हम शॉप्स में भी नहीं जाते हैं, आपको और कंफ्यूजन हो जाएगी वहां पे सोल प्रोप्राइटर वाली। ये बिजनेस है। अम, इस बिजनेस का हो सकता है ना नाम आपके नाम पे रखा हो, जैसे आपका नाम है, चलो स्लीपी, नहीं स्लीपी क्लासेस अगेन, रीमा लिमिटेड, है ना, मैसर्स रीमा लिमिटेड, अगर ये है, फिर क्या रखेंगे? क्या ये पर्सनल अकाउंट है? हमें पता है ना ये बिजनेस एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वी नो दिस बिजनेस इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। तो ये जो बिजनेस है ये कैसे एक पर्सनल अकाउंट हो सकता है, कैसे रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, कैसे नेचुरल हो सकता है? इट इज आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। कईयों ने ये भी गलती करी होगी यहाँ पे नेचुरल पर्सन वाली, क्योंकि यहाँ पे नाम दे रखे आपके सामने अभिनव एंड ब्रदर्स, लेकिन आगे लिमिटेड नहीं पढ़ा आपने। लिमिटेड मतलब एक बिजनेस है वो, तो आर्टिफिशियल पर्सन हो गया वो, नेचुरल नहीं रहा। तो ये तीनों तो है गलत, आंसर है अपने सामने बी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यू नीड टू मेंशन टू अकाउंट्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। केशव पेड ₹5,000 टू निधि इन कैश। जल्दी से सोचो इसकी क्या एंट्री होगी, और उस एंट्री में जो दो आएंगे अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे वो है इसका आंसर। आप हैं केशव, ठीक है, यू आर केशव। हो गया ये क्वेश्चन सॉल्व? क्या इसका आंसर देखिए इस क्वेश्चन का, ये देखो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, निधि एंड कैश। इसकी आपने क्या जर्नल एंट्री बनाई है देखो, आपको पता है ना कि यू आर केशव, है ना, केशव पेड ₹5,000 टू निधि इन कैश। मुझे रूल्स के हिसाब से बताएं, अच्छा निधि कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का अपना कौन सा गोल्डन रूल है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ रिसीवर कौन है? निधि को तो पैसा मिल रहा है, ये रिसीव कर रही है, तो शी इज द रिसीवर। तो डेबिट द रिसीवर, तो निधि अकाउंट हो गया डेबिट, डेबिट। ओके, एक और है यहाँ पे, केशव ने दिया क्या? कैश दिया, तो क्या जा रहा है? व्हाट इज गोइंग आउट? डेबिट व्हाट कम्स इन, come on say with me, debit what comes in, credit what goes out, what is going out? Cash is going out. Say bye bye to cash, to cash, cash is credited। ये हमारे पास आएगी कितनी? 5,000 से। ये बन गई आपकी जर्नल एंट्री। तो यहाँ पे कौन से दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं? एक तो निधि और कैश। इसी वजह से इस क्वेश्चन का आंसर है सी। आया समझ में? चलो एक और क्वेश्चन करो। Find gross profit when sales are given to you, direct expenses are given, rent paid is 10,000, interest income received 2,500। जल्दी से सॉल्व करो, कॉपी पेंसिल लेके आओ। चलो हो गया आंसर, देखो इस क्वेश्चन का आंसर इज बी। बहुत लोगों ने बहुत गलतियां करी होंगी यहाँ पे। क्या पूछा है क्वेश्चन में? ग्रॉस प्रॉफिट पूछा है बच्चों, ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स कितनी है? 1 लाख। क्या माइनस करना है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कि है हमारे 20,000, ठीक है, कितना आया? 80,000। क्या यही आंसर है? अच्छा चलो देखते हैं। रेंट पेड, मुझे बताएं रेंट पेड किस तरह का खर्चा है? क्या आप इसको ट्रेडिंग अकाउंट में देखते हो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखते हो? अगर ये इनडायरेक्ट है, जो कि है, ये कहाँ देखा जाता है, कहाँ रिफ्लेक्ट होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट से ही ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है। तो हमें ना हमारी कहानी यही खत्म हो जाती है, हमारे पास ना कोई इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होंगे, ना कोई इनडायरेक्ट इनकम, जो कि है इंटरेस्ट इनकम रिसीव, ये भी इनडायरेक्ट इनकम है। आप बना रहे हैं शूज, शूज को बेच के जो पैसा है, और ये अलग से पैसे कहीं इन्वेस्ट किया हुआ, इंटरेस्ट इनकम आ रही है ना? तो ये तो इनडायरेक्ट है ना अपनी इनकम, ये डायरेक्ट थोड़ी है, अपने बिजनेस से थोड़ी रिलेटेड है।
इसी वजह से ये इनडायरेक्ट है, तो इसको आप इग्नोर करेंगे जब ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करिए। henceforth the answer of this question is B, 80,000। आज की क्लास में हमने बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करे हैं। आई होप यू रियली एंजॉयड इट एंड learned new concepts from this class. And with this, thank you so much, guys, for being such patient listeners. And we'll be meeting you super soon in the coming classes. Thank you so much. Take care. Bye bye.